हैं कि आज हमारे साथ बदायूं ज़िले की एक अजीम शान शख्सियत हमसे रूबरू होने जा रही है, जिसे लोग आबिद रज़ा के नाम से जानते हैं। हम आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। पहली बात तो सर ये है कि मैं आप से कुछ ऐसे सवाल करना चाहता हूँ जो शायद हमारे पाठकों को और ख़ासकर बदायूं की आवाम को बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जी। सबसे पहले तो मैं आपके वालिद मोहतरम के बारे में उनका नाम और काम मैं जानना चाहता हूँ। उनका नाम हामिद रज़ा खां था, मेरे वालिद मोहतरम हैं जनाब, और वो सरकारी विभाग में, बिजली विभाग में थे, जेई की पोस्ट पर। रहने वाले बदायूं के ही हैं। मूल निवासी बदायूं के हैं। राजनीति में आप सर कब से आए? राजनीति में मैं सन 2000 में आया था। राजनीति में आने से पहले आप का कोई और भी कारोबार या कोई काम भी था? स्टूडेंट था, बीएससी करके लौटा था, डिप्लोमा कंप्यूटर किया था। एक ख्वाहिश थी दिल में कि लोगों की खिदमत करें, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ इलाज कर सकता है, इंजीनियर बिल्डिंग बना सकता है, मास्टर पढ़ा सकता है, वकील मुकदमा लड़ सकता है, और नेता अगर हो तो वो सारे काम कर सकता है। हर क्षेत्र में सर हर आदमी का कोई ना कोई जो गुरु होता है, तो मैं जानना चाहता हूँ राजनीति क्षेत्र में आपका जो गुरु कौन है? सही बात तो ये है कि मेरी राजनीतिक गुरु जो है बदायूं की आवाम है। सीखा है मैंने लोगों से, जाहिर सी बात है कि आज़म साहब के साथ रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आज़म साहब से सीखी हैं मैंने, जो नेचुरली हिंदुस्तान की आवाम उनको पसंद करती है। लोगों का मानना है कि माननीय सलीम इकबाल जो शेरवानी साहब के साथ ने आपने राजनीति की शुरुआत, राजनीति की पारी जो खेली थी उनके साथ रह के, तो उनके बारे में जाहिर सी बात है वो दुनिया में मुझसे 30 साल 35 साल पहले आए, तो बहुत सारी बातें उनको मुझसे पहले मालूम होना चाहिए थी। अगर आज जिसकी उम्र 18 साल है तो जाहिर सी बात है 20-22 साल मुझसे छोटा है, तो जो तजर्बे मुझको होंगे ज़िंदगी के वो उस बच्चे को नहीं हो सकते। मैं चेयरमैन रहा था बदायूं का, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके साथ रहता था। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ उनका भी था और मेरा भी था। बदायूं में जब आप या बदायूं के चेयरमैन रहे, तो मेरे हिसाब से तो आप पहले बदायूं के चेयरमैन रहे कि जिन्हें विकास पुरुष का खिताब मिला। तो विकास पुरुष का खिताब मिलने के बाद आपने विधानसभा की पारी भी खेली, जिसमें आपको कामयाबी मिली और आप विधायक भी रहे, उसके बाद राज्य मंत्री भी रहे। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि आप लोकसभा आंवला से भी पारी खेलने की तैयारी में, क्या ये बात ठीक है? जाहिर सी बात है कि हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है और आगे बढ़ने की ख्वाहिश हर आदमी में होती है, तो मुझमें भी होनी चाहिए। क्योंकि चेयरमैन की पारी मैंने अच्छी खेली तो जनता ने मुझे विधायक बनाया, और विधायक की पारी मैंने जैसी खेली है वो सारा ज़माना जानता है। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आंवला की आवाम चाहेगी और अगर उनका समर्थन मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा। अगर किसी भी वजह से समाजवादी पार्टी से टिकट आपको जैसे कि नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी आप क्या लड़ेंगे चुनाव? जाहिर सी बात है कि माननीय अखिलेश जी हमारे नेता हैं, माननीय आज़म साहब हमारे नेता हैं। वो जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, टिकट मांगूंगा, और मुझे उम्मीद है कि माननीय अखिलेश जी मुझको आंवला की खिदमत का मौका देंगे। अगर आंवला विधानसभा से सलीम इकबाल शेरवानी साहब भी चुनाव अगर जो है लड़ते हैं, तो उनके सामने अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट जो है देती है, तो ऐसे में कुछ आपको ये नहीं लगता है कि सीट निकालना मुश्किल या कुछ मतलब राह में जो परेशानियाँ आने की उम्मीद है? जब मैं पहला चुनाव लड़ा था चेयरमैनी का,
तो रब्बन भाई यहाँ चेयरमैन हुआ करते थे मुसलमान, और उनको हमने लगभग 8 से 9 हज़ार वोटों से हराया था। जब विधायक लड़ा था तब सलीम शेरवानी साहब, फ़खरे अहमद शोभी साहब का चुनाव लड़ा रहे थे, और जनता ने हमको इतने वोट दिए थे कि जितने से हम जीते थे उतने वोट सलीम शेरवानी साहब के प्रत्याशी फ़खरे अहमद शोभी साहब को मिले भी नहीं। हम 17,000 से जीते थे और उनको 12,000 मिले थे। अभी बदायूं में जो नगर निकाय का जो आपकी पत्नी बेगम जो साहिबा हैं फातिमा रज़ा साहब, वो बहुत ही कम वोटों मतलब हार हुई है। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 9,000 मुसलमान वोट काट दिया था। जब मैं चेयरमैन बना था तो मुझको 23,600 वोट मिले थे, और आज फातिमा रज़ा को 29,140 वोट मिले, जबकि 9,000 वोट काट दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलाकों में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की और कहीं पे कामयाब हुई और कहीं पे नहीं भी हो पाए, और भी बहुत सारी जो सत्ता कर सकती थी जिताने के रास्ते वो सारे उन्होंने अपनाए। 3,000 वोटों से फातिमा हारी है, लेकिन वोट बड़ा है। मैं भी जब विधायक बना था तो मुझे मिले थे 62,786 वोट, और 2017 में मुझे मिले 71,000। 10,000 वोट बढ़ती मिला, बावजूद उसके विधायकी का चुनाव हार गया, क्योंकि भाजपा की लहर थी, मोदी जी की लहर थी। वोट पोलराइज हो गया, इकट्ठा हो गया। लेकिन मेरा जो अपना वोट था वो हमेशा बढ़ा है, कभी घटा नहीं। आंवला लोकसभा के आवाम के लिए कोई आप जो पैगाम हमारे माध्यम से अगर पहुंचाना चाहते हैं? आंवला लोकसभा के लोगों के लिए बस एक ही बात कहूँगा कि मैं उनकी बिना पैसे की गुलामी करने आ रहा हूँ। जिस इलाके से मैं जनप्रतिनिधि होता हूँ, मेरे वोटर को सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका यही कहना काफ़ी होता है कि मैं आबिद रज़ा का वोटर हूँ। यही मेरी पहचान है। आपकी लोग अधिकारी इतना ही डरते हैं उस वोटर से मेरे, और नाजायज़ उसके साथ करने की बात छोड़ो, ख्वाब में सोचते भी नहीं। आपकी इसी अदा और लोकप्रियता से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका विरोध भी करते हैं, और जाहिर सी बात है कि लोकसभा में भी आपका विरोध होगा। तो कोई पैगाम आप अपने विरोधियों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब से दुनिया बनी तब से इंसान का विरोधी बना। मेरे विरोधी हैं, होने भी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब मैं इंसाफ करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है। मैं अपना चुनाव अल्लाह की दुआओं से, अल्लाह के करम से, और जनता ज़रिया बनती है, इसी बिना पे जीतता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि 2019 में मोदी लहर नहीं होगी। वहाँ आंवला में मुझे जहाँ तक जानकारी हुई है कि जो भी प्रत्याशी लड़े हों, एक तो आंवला लोकसभा में कोई काम नहीं देखा मैंने, सड़कें नहीं बनी हैं, कोई रोज़गार नहीं है, स्कूलों की कमी है, और सबसे बड़ी बात आंवला लोकसभा के लोगों की मनोबल बहुत कमज़ोर है। मेरा सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि अगर आंवला के लोगों ने मुझे मौका दिया, माननीय अखिलेश जी ने मुझे मौका दिया, तो आंवला की जनता का सबसे पहले मनोबल बढ़ाऊंगा, और विकास करना मेरा शौक़ है। जब मैं चेयरमैन था तो मुझे विकास पुरुष का खिताब मिला था, और जब मैं विधायक था तो मुझे बदायूं रत्न का भी खिताब मिल चुका है। उन लोगों से जहां पर 150 लोगों में एक मुसलमान और 149 हिंदू समाज के सदस्य थे, बदायूं कलम हुआ था। अब ये कहा जाए कि अब जो है संसद रत्न लेने की तैयारी में है अल्लाह तय करे जी। मैं ये एक सवाल बस ये पूछना चाहूँगा कि पूरे भारत में ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं जी। ईवीएम अभी गुजरात का भी जो परिणाम आया है उसमें भी हार्दिक पटेल और भी नेताओं ने ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। ईवीएम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी ईवीएम से होगा
और अगर ऐसे में कुछ होता है तो क्या वाकई ईवीएम में कुछ है, जैसे कि लोग नेता लोग जो सवाल उठा रहे हैं ईवीएम के लिए, आपका क्या कहना है ईवीएम के बारे में कि लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से ही हो? देखिए, मोदी जी का 2019 में दबाव नहीं होगा। गुजरात में अभी चुनाव हुए तो वो प्रधानमंत्री थे। चुनाव आयोग से लेके सारी की पोस्टों पे उनके लोग बैठे थे। सीबीआई का हुआ दिखाते हैं, लोगों को दबाव बनाते हैं, डर दिखाते हैं, खौफ पैदा करते हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में हम सियासत ही कर रहे हैं। जब उनका खुद का चुनाव होगा तो उनका ना कोई दबाव होगा, ना डर होगा, ना खौफ होगा। और मुझे उम्मीद है कि मोदी लहर जो खौफ के साए में बनी है, तो जब खौफ ही ख़त्म हो जाएगा तो मोदी लहर भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जनमत एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात आपने पूछी थी, उसे रिपीट कर लो। जी जी देखिए, एक ज़माना सुनील गावस्कर का था, जी फिर दिलीप बैंकसरकर का था। आपने पूछा कि कोई चुनाव लड़ेगा तो आप लड़ोगे तो कैसे होगा, जी और आज ज़माना विराट कोहली का है। जी तो सुनील गावस्कर और दिलीप बैंकसरकर जैसे लोगों को पवेलियन में बैठ के देखना चाहिए कि आबिद रज़ा लोकसभा में कैसे खेल रहा है। ठीक, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनमत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। और हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और आगे भी आपको पैगाम हम अपने पाठकों को देते रहेंगे। और जनमत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।